हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और लेक्चर लेके आए हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स पे, जिसमें हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन थ्योरी। तो आइए देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है कैटलिस्ट का किसी रेट ऑफ रिएक्शन पर। कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट कोई भी वो सब्सटेंस जो केमिकली रिएक्शन में इन्वॉल्व बिना हुए उस रिएक्शन के रेट को बदलाव कर दे। यानी कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस who alters the rate of reaction without involving in a chemical reaction। ठीक, यानी कैटलिस्ट क्या हुआ बेटा? विदाउट इन्वॉल्व हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन को चेंज कर सकता है। अब रिएक्शन के रेट पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, क्या चीजें होंगी, उसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई केमिकल रिएक्शन है A + B, इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा था। मान लीजिए बेटा इसमें कुछ टाइम इंटरवल लग रहा है 10 मिनट्स। सपोज हमने कहा कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रहे हैं। पर अगर मैं इस रिएक्शन में किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करूं तो हो सकता है ये रिएक्शन बढ़ जाए, यानी रिएक्शन का रेट बढ़ जाए। अब ये आपने सर अभी कहा कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। बिल्कुल सही बात है कि ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, पर ज़्यादातर 99% हम क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन के रेट को हमें बढ़ाना है, तो ऐसा क्या काम करेगा ये कैटलिस्ट जिससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा? देखते हैं। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो इस केमिकल रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या होता है? इसका अगर मैं जनरल मैकेनिज्म की बात करूं, जनरल मैकेनिज्म की, तो बेटा जनरल मैकेनिज्म में क्या होगा, ये जो A + B है वो दोनों मिलकर, जो रिएक्टेंट हैं दोनों मिलकर एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट बनाएंगे। इस इंटरमीडिएट को कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहा जाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। उसके बाद फर्दर ये क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट। उसके बाद बनेगा आपका क्या? प्रोडक्ट। तो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, डिनोटेड बाय EA। लास्ट सेक्शन में जब हमने पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो वहां हमने देखा था EA। ठीक है, तो वो होता क्या है कि जब कभी भी कोई रिएक्टेंट एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसके लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, और उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा? इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देगा। आइए देखें ग्राफिकली ये कैसा काम होगा। ग्राफिकली ये कैसा काम होगा? अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं इसका क्या बनाता हूं बेटा? ग्राफ बनाता हूं। सपोज मेरी प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी, और यहाँ टाइम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिखा होता है कई जगह, यानी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर रही है आगे। ठीक, अब बेटा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब डेल H जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। डेल H क्या होगा? नेगेटिव। डेल H नेगेटिव कब होगा? डेल H नेगेटिव होगा जब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तब जाकर ये क्या बनेगा? आपका डेल H नेगेटिव बनेगा और प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से मैंने इसको मान लिया कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी। अब जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्शन स्टार्ट होने पे एक मैक्सिमम एनर्जी पे पहुंचेगा जब ये इंटरमीडिएट बना रहा होगा, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा। फर्दर ये एनर्जी डिक्रीज होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट।
यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट बन गया तो देखिए ये मेरी एनर्जी हो गई प्रोडक्ट की, ये एनर्जी हो गई रिएक्टेंट की, ठीक है। यहां से यहां जो एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को मैं कहता हूं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देगा। मतलब ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये कैसे है, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। अब मैंने कैटलिस्ट लगा दिया, तो कैटलिस्ट लगाने पे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी ये कम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स ये एक्टिवेशन एनर्जी ये जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, यही होता है रोल ऑफ कैटलिस्ट या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैं कह सकता हूं विद कैटलिस्ट, ठीक है। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे क्या, कि जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा उस टाइम पे इंटरमीडिएट बनाने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए वो क्या है, मेरी एक्टिवेशन एनर्जी, और कैटलिस्ट उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, और सप्रेस करके इसकी क्या कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, ठीक। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट तो हमने समझ लिया, अब हमें यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होता है, कोलिजन थ्योरी। अब देखिए अगर मैं कोलिजन थ्योरी की बात करूं, कोलिजन थ्योरी नाम से पता चल रहा है कि यहां पर कुछ कोलिजन की बात हो रही है। कोलिजन थ्योरी की अगर मैं पोस्टुलेट की बात करता हूं, तो कोलिजन थ्योरी पोस्टुलेट्स में क्या कहता है कि अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, जिसमें अलग अलग रिएक्टेंट ए, बी और सी प्रेजेंट है, किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में कोई भी 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट जो भी हैं। अब जब कभी भी ये प्रोडक्ट बनाना जाएंगे, जब कभी भी ये क्या जाएंगे, प्रोडक्ट बनाने, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए इनको आपस में कोलिजन होगा, इनके आपस में क्या होगा, कोलिजन। अब जैसे ही कोलिजन होगा तो पुराने बॉन्ड का फॉर्मेशन, पुराने जो बॉन्ड हैं वो डिकम्पोज होने लगेंगे यानी टूटने लगेंगे, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये एक दूसरे से कोलॉइड करेंगे, तो कोलॉइड तो कई तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है कि ये इससे कोलॉइड कर जाए, हो सकता है कि ये इस वॉल ऑफ कंटेनर से कोलॉइड करे, तो एनर्जी लॉस तो वहां भी होगा। तो क्या ये रिएक्शन के रेट पर डिपेंड करेगा, नहीं। ये कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलॉइड विद ईच अदर दे विल प्रोसीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बट इसमें एक और पोस्टुलेट देखा गया, क्या कि वो कोलिजन भी देखना चाहता है, कौन सा, इफेक्टिव कोलिजन। कौन सा बेटा, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या हुआ, जब कभी भी हेड ऑन कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन, तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है, हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कि ये रिएक्टेंट इस रिएक्टेंट से आमने सामने टकराए। एक ये ए रिएक्टेंट है, ये बी रिएक्टेंट है, ये एक दूसरे से क्या आमने सामने टकराएगा, उसमें जो एनर्जी डिसिपेट होगी, उसमें जो एनर्जी लॉस होगा, तब जाके कहीं आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये बी इस वॉल ऑफ कंटेनर से टकराए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन के रेट पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। देखते हैं, तो ये जो इफेक्टिव कोलिजन है, ये जो इफेक्टिव कोलिजन है वही पार्टिसिपेट करेंगे। यानी मैं यहां से पॉइंट लिख सकता हूं कि ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन कौन से, जिनमें हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, ओनली इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट, only effective collision of reactant involve in the rate of reaction। यानी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए सिर्फ कौन से, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कौन से वाले, जो हेड ऑन कोलिजन हो रहे हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पर जब इफेक्टिव कोलिजन की बात होती है
तो इसके कुछ वॉल्यूम की भी बात होगी, कितने कोलिजन कर रहा है कितने इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी भी बात होगी। यानी एक तो फैक्टर जिस पे जो है इफेक्टिव कोलिजन, एक दूसरा फैक्टर होता है हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाएगा Z से। अब Z ए बी ले सकते हैं, कई बुक में आप देखेंगे तो Z ए बी लिखा होगा। ए बी क्या डिनोट कर रहा है कि एक रिएक्टेंट A है और एक रिएक्टेंट B है, वो दो रिएक्टेंट के लिए ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या? नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एक सेकंड में, एक सेकंड में एक लीटर वॉल्यूम में, एक सेकंड में एक लीटर वॉल्यूम में कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं, वो क्या है मेरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब बेटा अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसी केमिकल रिएक्शन की बहुत ज़्यादा है, यानी ये बार बार लगातार इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? हायर होगा। दैट मीन्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ से एक बात पता चलती है। और दूसरा क्या? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो आपने दो मॉलिक्यूल दिखाए हैं, दो एटम दिखाए हैं, तो इससे तो बहुत सारे होते हैं, यानी एक मोल अगर मैं सब्सटेंस लूंगा तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगा। कैसे स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के लिए लिया या दो एटम्स के लिए लिया, एक A है एक B है, फिर B है फिर A है, फिर A है फिर B है, इस तरीके का है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आपस में टकराएं, तो ये तो हो गया इफेक्टिव कोलिजन। A B से जब टकरा रहा है ये क्या हो गया? इफेक्टिव कोलिजन, जो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये B और B से टकराए, तो ये तो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि B रिएक्टेंट और B रिएक्टेंट दोनों तो सेम ही है, वो रेट ऑफ रिएक्शन में ना तो बढ़ाएंगे ना ही घटाएंगे, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब मैं इसकी बात करूंगा, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो स्टेरिक फैक्टर भी लगता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से। अगर मैं इन सारे रिजल्ट को कंबाइन करूं, इन सारे रिजल्ट को कंबाइन करूं, तो मैं लिख सकता हूं रेट इज इक्वल्स टू ZAB into e⁻⁻ upon RT, where rate is the rate of reaction, ZAB the effective collision frequency, EA is the activation energy, R gas constant and T is the temperature। अब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात होने लगे या स्टेरिक फैक्टर की बात करने लगे, if P is the steric factor, then the expression becomes rate is equals to P into ZAB e⁻⁻ upon RT। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा, किसके लिए? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, अब इसका एक मैं ग्राफ बता देता हूँ आपको कि कैसे ये बढ़ सकता है या घट सकता है। तो इस ग्राफ को देख लीजिए, जो बोल्ट्जमैन ग्राफ के नाम से या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी पूछ लेता है। अब देखिए इसमें क्या आता है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मैंने ले लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इफेक्टिव कोलिजन में एक्चुअल जा रहे हैं। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे डिनोट करूंगा? NT, नंबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इफेक्टिव कोलिजन, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये ले लिया। और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स,
ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रही है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके का एक ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। इनिशियली जब वो कोलिजन होगा तो कोलिजन होने में जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूट जाएंगे, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इनिशियली बॉन्ड का जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पे कहीं मेरी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यहाँ पे कहीं क्या होगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये प्रोडक्ट बनने के बाद, यानी जैसे जैसे आगे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी। अब इसमें हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, सपोज करिए ये T1 टेम्परेचर पे है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो इफेक्टिव कोलिजन है ये इस तरीके से आ जाएगा। यानी ये देखिए, ये कुछ शेडेड रीजन आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो बेटा जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो जो रिएक्टेंट हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोलिजन थ्योरी और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।